अस्सलाम वालेकुम। तो बेटा लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था ट्रांजिस्टर के बारे में। ट्रांजिस्टर के हमने दो एप्लीकेशंस देखे थे, एज एन एम्पलीफायर एंड एज अ स्विच। एज एन एम्पलीफायर ब्रीफ ओवरव्यू था जिसमें जस्ट हमने वोल्टेज गेन का एक फार्मूला ट्राई किया था, जिसके लास्ट में मैंने बताया था कि द एम्पलीफायर इज नॉट स्टेबल। एम्पलीफायर स्टेबल अनस्टेबल था, इसलिए कि उसका गेन जो था वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा था। ठीक है, तो आज हम अपने न्यू टॉपिक पर आते हैं। चेंज होने की रीज़न मैं बता देता हूँ आपको। कल मैंने शायद ये ओरली तो बता दिया था, वर्बली बता दिया था, बट आप लोग यूज टू है ना, तो थोड़ा बहुत आपको कैलकुलेशन के थ्रू समझाना पड़ता है। तो कल ये जो फार्मूला था, मैंने इस पे चंद कैलकुलेशंस वगैरह करके नहीं दिखाई थी आपको, ताकि आपको आइडिया दिखेगा। लास्ट का ये कल की क्लास का जो टॉपिक ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, उसका थोड़ा सा डिटेल डिस्कस हो रही है। फार्मूला ये था, अगर आपको याद हो, ऐसा ही है। और इसको देखिए, एम्पलीफायर इज अनस्टेबल। वजह क्या थी? लेट्स से कि आपके पास, समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं, आपके पास आरसी की वैल्यू है 10 किलो ओहम एंड आर ई डैश आपके पास 50 ओहम। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास गेन क्या बनेगा? 10,000 डिवाइड बाय 50 कितना बन रहा है बेटा? 1000 को 5 से डिवाइड करो, 200 आ रहा है। कितना गेन आ रहा है? हेलो, 200, यानी कि जो भी इनपुट सिग्नल होगा वो 200 टाइम्स इनलार्ज होगा। एक्सपेक्टेशन तो यही होगी। तो प्रैक्टिकली हो पाए या ना हो पाए वो अलग बात है, लेकिन होगा इतना। ठीक है, अब लेट्स सपोज के बिकॉज ऑफ हीटिंग ये जो रेजिस्टेंस है ये कम होके जस्ट 48 हो जाती है। 45 कर लेते हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन हमारी आसान, या 48 कर लेते हैं। चलें, ये अब की बार आपके पास 48 हो गई। जस्ट 2 ओम का डिफरेंस आया। आप देखिए गेन में कितना फर्क आएगा। कैलकुलेटर ऑन करता हूँ। 208 सर। 208 चेक कर लिया ना आपने? इसी यस तरह सर। आप कहते हैं कि बिकॉज ऑफ हीट आप ये 45 ओम हो जाती है, तो फिर कितना चेंज आएगा? 222। तो देखिएगा 200, 208, 222, जस्ट कितने डिग्री का डिफरेंस, कितना डिफरेंस आया? 5 ओहम। आपको पता है कि नॉर्मली जो आमतौर पे आपके पास रेजिस्टर्स होते हैं, उनका जो टॉलरेंस है वो 10% सिल्वर पे होता है और 5% गोल्डन पे होता है। ठीक है, और अगर आपके पास 1 किलो ओहम का रेजिस्टर है तो उसका 5% कितना बनेगा? कितना बन रहा है देखिएगा? 50 सर। 50 ओहम। वेरिएशन तो उसमें एक्सपेक्टेड होता है कि वो 1 किलो ओहम का है, मे बी आपको 950 का मिले, मे बी आपको 1050 किलो ओहम वैल्यू मिले। इतना टॉलरेंस तो उसमें भी होता है। यहाँ तो जस्ट 5 डिग्री का वेरिएशन अब मैंने शो किया है, और गेन 200 से 220 तक चला गया। इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो एम्पलीफायर है क्या होता है? अनस्टेबल होता है। क्या होता है? अनस्टेबल। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सारे टॉपिक। स्टूडेंट्स वेटिंग पर उनको एंटर कर हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो ये कल जो मैंने बताया आप लोगों को, ये रह गया था, मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए ताकि कोई कंफ्यूजन बाकी ना रहे। तो चैप्टर का नाम है ट्रांजिस्टर बायस सर्किट्स। आपको पता है कि जब भी आप ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर यूज करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसे बायस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है आपको? इसे बायस करना पड़ता है। बायस करने का मतलब ये है कि आपको बेस एमिटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करना पड़ेगा, बेस कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायस करना पड़ेगा, और उसके लिए जो कुछ बन पड़ेगा वो आप करेंगे। ठीक है, बिफोर अप्लाइंग द सिग्नल, सिग्नल अप्लाई करने से पहले। देखिए, इसलिए यहाँ पर आ गया डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट्स। ये इसने यहाँ पर आपको समझाना चाह रहा है। ये
लॉजिकली एम्पलीफायर के सिंबल ये होती है, एम्पलीफायर की सिंबल ये होती है, ठीक है। इसमें ट्रांजिस्टर, पावर सप्लाई, ट्रांजिस्टर इसके अंदर आ गया, ये इसका इनपुट है और ये इसका आउटपुट है। अब गौर से देखिएगा, ये जो ब्लैक लाइन है, नजर आ रहा है सब लोगों को? नजर आ रहा है? जी सर। ये जो ब्लैक लाइन है, दिस इज डीसी इनपुट। इसमें जब सिग्नल की वजह से वेरिएशंस आ जाता है, दिस इज वी इनपुट। ये जो ब्लू साइन वेव है, दिस इज एसी सिग्नल। ये जो ब्लैक लाइन है, दिस इज डीसी। इसी तरह आउटपुट पर अगर ये ब्लू साइन वेव होगी इनपुट पर, तो आउटपुट पर ये ब्लू साइन वेव मिलेगी। मींस इफ देयर इज इनपुट सिग्नल देन देयर विल बी आउटपुट सिग्नल, ठीक है। और अगर ये नहीं होगी तो यहाँ पर भी जीरो होगा, तो ब्लैक लाइन यहाँ पर भी ब्लैक लाइन होगी। इट मीन्स अगर कोई सिग्नल नहीं होगा, जिस तरह इनपुट वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा तो आउटपुट वोल्टेज भी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ फिर दूसरी जो बात यहाँ बताई गई है, स्पेशली ये जो बात यहाँ बताई जा रही है, ये बात बताई जाती है इन टर्म्स ऑफ लोड लाइन। यहाँ मैं देख लेता हूँ लोड लाइन मेंशन है कि नहीं है। अगर मेंशन है, हाँ है, बस ठीक है। इधर आ जाइए समझने के लिए। ये देखिएगा बेटा, यहाँ इसने क्या बताया है, पहले एक नजर सुन ले। देखिएगा यहाँ पर जब आप इसने इनपुट सिग्नल दिया तो डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट सही जगह पर थी, आउटपुट सिग्नल मिल गया और कहीं से भी कट ऑफ नहीं हुआ ना। यहाँ पर ऑपरेटिंग पॉइंट सही जगह पर नहीं थी। ये बिल्कुल ऐसे है, देखिएगा अगर मैं आपको समझाना चाहूँ कि रोड है आपकी, उसकी विड्थ आपकी गाड़ी से थोड़ी सी ज्यादा होती है कि नहीं होती? लेन की, हर लेन की विड्थ गाड़ी से ज्यादा होती है ना? यस सर। अगर आप उसके बीच में गाड़ी चला रहे हैं और थोड़ा बहुत आपकी गाड़ी जिगजैग चल रही है, तो उसके लेन से बाहर जाने का चांस कम होता है, ज्यादा होता है? कम होता है। लेकिन यही अगर आप लेन के किनारे पे चलाएंगे और आपसे गाड़ी जिगजैग हुई, तो दूसरी लाइन में घुसने का खतरा है कि नहीं है? है सर। यस तो सर। यहाँ डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट सेंटर में था, मींस आपकी गाड़ी सेंटर में चल रही थी। जब सिग्नल आया, वो जिगजैग हुई, तो आप लेन से बाहर नहीं निकले। यहाँ पर आप साइड में चल रहे थे। जैसे सिग्नल आया, मींस आपकी गाड़ी जिगजैग हुई, तो फौरन लेन से बाहर निकल गई। आ गया समझ में? यहाँ पर भी बाहर निकल गई। तो ये इसे हम कहते हैं कि यहाँ पर आपका, यहाँ पर लीनियर ऑपरेशन है, यहाँ पर नॉन लीनियर ऑपरेशन है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर लीनियर ऑपरेशन है, यहाँ पर नॉन लीनियर है। अच्छा, अब ये नॉन लीनियर और लीनियर, इन शॉर्ट में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि व्हाट डज इट मीन। देखिएगा, सबसे सिंपल तो ये होता है कि आपके पास एक लाइन की इक्वेशन होती है। पढ़ के आए हैं कि नहीं पढ़ के आए? हेलो। यस सर। अच्छा, इस इक्वेशन यस को सर, पढ़ा है। हाँ, आपको m और c की वैल्यू गिवन होती हैं। लेट्स से मैं यहाँ पर फर्जी वैल्यू प्रोवाइड भी कर देता हूँ। y इज इक्वल टू 2x प्लस 13, ठीक है। अब जब आप x की वैल्यू प्रोवाइड करेंगे तो आपको इन रिटर्न y की वैल्यू मिलेगी। ऐसा है कि नहीं है? इस इक्वेशन में जब आप x की वैल्यू देंगे तो y की वैल्यू मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी ना। और जब आप इसे प्लॉट करेंगे तो पता चलेगा कोई लाइन बन रही है। क्या बन रही है? कोई इस तरह की लाइन बन रही है, जिसमें आप x की वैल्यू 0 कर दें तो वैल्यू 13 आ जाती है। आप x की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं, y की वैल्यू बढ़ती जाती है थोड़ी थोड़ी। ऐसा ही है। अच्छा, यहाँ पर हम लीनियर इसलिए कि ये जो इसका जो बिहेवियर है उसे हम लाइन से शो कर सकते हैं। दूसरा, इसकी सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं किस इनपुट पर क्या आंसर आएगा, ठीक है। ये सारी चीज यहां तक पॉसिबल है। कैसे? आप बताएंगे कि दिस इज इनपुट सिग्नल एंड दिस इज आउटपुट सिग्नल, ठीक है। और आपके पास वोल्टेज गेन का फॉर्मूला था AV इज इक्वल टू V आउटपुट डिवाइडेड बाय V इनपुट, ऐसे ही था। अब यहाँ पर अगर आपको AV पता हो तो आप लिखेंगे V आउट एग्जैक्टली इक्वल टू AV मल्टीप्लाइड बाय V इनपुट। आप ये V इनपुट जब AV से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक्सपेक्टेड V आउटपुट आ जाएगा।
इस रूल के मुताबिक आप इनपुट की कोई भी वैल्यू प्रोवाइड करेंगे तो आपको आउटपुट की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, अपनी लिमिट के अंदर। यहां पर ऐसा नहीं होगा। यहां पर आप कहेंगे कि एक्सपेक्टेड वैल्यू तो ज्यादा थी पर आउटपुट ये आ रहा है। इसका मतलब ये है कि फंक्शन लीनियर नहीं रहा ना। यहाँ क्या था, आप इनपुट चेंज कर रहे थे, आउटपुट चेंज हो रहा था, इनपुट बढ़ा रहे थे, आउटपुट बढ़ रहा था। यहाँ पर इनपुट बढ़ा रहे थे, आउटपुट बढ़ रहा था। लेकिन अगर ये लाइन यूं हो जाए, देखिएगा इधर, ये शुरू में लीनियर एकदम यूं हो गया, ये जो कंटिन्यूटी आ गई ना, एकदम स्लोप चेंज हो गया, दिस इज कॉल्ड नॉन लीनियर। दिस इज कॉल्ड, हेलो, नॉन लीनियर। अब जब आप x की वैल्यू चेंज करेंगे तो y की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर आएगा भी तो जो जिस हिसाब से यहां पर आ रहा था वो नहीं आएगा, ठीक है, बिहेवियर चेंज हो गया। तो ये नॉन लीनियरिटी कहलाती है। इसलिए देखिएगा कि इन दोनों, जहां जहां सिग्नल डिस्टॉर्ट हो रहा है वहां वहां नॉन लीनियर ऑपरेशन है, और जहां डिस्टॉर्ट नहीं हो रहा वहां लीनियर ऑपरेशन है। ये देखिएगा, जिस तरह आपने डायोड लिमिटर पढ़ा था ना, सिग्नल कट हो रहा था, इसी तरह यहाँ पर भी देखिएगा सिग्नल कट हो रहा है। इन दोनों जगहों पर नॉन लीनियर बिहेवियर है, नॉन लीनियर ऑपरेशन है, यहाँ पर लीनियर है। अब आगे चलते हैं, आपको पता चलेगा कि ये नॉन लीनियर होता क्यों है। ये आपको इस डायग्राम से पता चलेगा, ठीक है बेटा। हेलो, यस सर। ये लोड लाइन है। ये क्या है आपके पास, लेट्स से कि दिस इज सैचुरेटेड करंट एंड दिस इज ऑफसेट। तो यहाँ पर एक लाइन आप कहेंगे कि जो ऑपरेटिंग पॉइंट्स हैं वो ज्यादातर आपको इस रीजन में मिलेंगे, जिसको आप क्या नाम देते हैं, जिसे नाम देते हैं लोड लाइन। आप ये कहेंगे कि डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट यहाँ यहीं पर होंगे, ठीक है। अब देखिएगा मैं आपको क्या बता रहा हूं कि लेट्स से कि इनिशियली डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट कहां पर है, यहां पर है। कहां पर है, हेलो, यहां पर है। कोई सिग्नल नहीं दिया, वो आपने इनिशियली यहां पर है। जब सिग्नल आएगा तो वो बेस करंट को बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा, वेव होती है ना, हेलो, तो यस सर। IB को रेज करेगा, IB रेज होगा, IB रेज होगा तो IC रेज होगा, IC रेज होगा तो मे बी ये IC एक्सपेक्टेड वैल्यू इसकी यहां कहीं आ जाए। यहां तक जा सकेगा, नहीं जा सकेगा, यहां पर आकर ब्रेक लग जाएगा। लेकिन जब आप ये पल्स आएगा तो ये इसको नीचे लेकर जाएगा, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा, कोई लिमिट नहीं आएगी, इसलिए कि स्पेस ठीक ठाक है, ठीक है। इसी तरह अगर आप ऑपरेटिंग पॉइंट यहां पर है तो जब सिग्नल नेगेटिव होगा तो कट डिस्टॉर्शन आ जाएगा, पॉजिटिव पल्स पे डिस्टॉर्शन नहीं आएगा। लेकिन अगर ये ऑपरेटिंग पॉइंट सेंटर में हो, कहाँ हो, सेंटर में हो। अब जब सिग्नल आएगा, सिग्नल आता है तो क्या करता है, देखिएगा जब कोई सिग्नल नहीं है तो ये वोल्टेज की वैल्यू है और ये करंट की वैल्यू है, ठीक है। आप इक्वेशंस आपके सामने थी, आप देख कर आए थे, आपको पता था कि IC इज इक्वल टू बीटा DC IB and VCE is equal to VCC minus ICRC। यही था। VC कांस्टेंट है आपके बाद, VC क्या है, कांस्टेंट है। जब IB रेज होगा तो IC रेज होगा, IC रेज होगा तो VCE क्या होगा, डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। ये आपके सामने है। सर जी, हाँ बोले, स्टूडेंट को इन कर ले। ठीक है बेटा। ये बताइए कि IB increases, IC increases, increase in IB causes increase in IC। तो ये जो इंक्रीज इन IC क्या करता है, VCE को इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, VCC कांस्टेंट है, बताइए, हेलो, सर डिक्रीज। डिक्रीज करेगा, गुड।
तो इसका मतलब ये है कि जब IB इंक्रीज करेगा तो IC इंक्रीज करेगा। आप कहेंगे IC की वैल्यू यहां पर आ जाएगी और बदले में VCE की वैल्यू डिक्रीज होकर यहां पर आ जाएगी। IB और इंक्रीज करेंगे, IC और इंक्रीज होगा, VCE और डिक्रीज होगा, ठीक है। IB और इंक्रीज करेंगे, IC और इंक्रीज होगा, VCE और डिक्रीज होगा, IB और इंक्रीज करेंगे, IC और इंक्रीज होगा, VCE और डिक्रीज होगा। क्लियर? यस सर। ये पॉजिटिव पल्स का बता दिया कि सेंटर में था, ये इंक्रीज होना शुरू हुआ, यहां तक पहुंचे तो ऑपरेटिंग पॉइंट यहां तक चला गया था, ठीक है। यहां से कहां चला गया था? यहां तक चला गया था। इसके बाद वापस ये डिक्रीज होना शुरू हो गया, ऑपरेटिंग पॉइंट वापस यहीं पर आ गया, ठीक है। अब नेगेटिव पल्स आएगा तो ऑपरेटिंग पॉइंट इस तरफ आना शुरू होगा। कैसे? मैं आपको दिखा देता हूँ। कलर में डिफरेंट चूज कर लेता हूँ। आपके पास ग्रीन चूज कर ले, ये चूज कर लेते हैं। यस सर। अच्छा, तो देखिएगा बेटा, IB डिक्रीज होगा तो IC क्या होगा? डिक्रीज होगा। अगर IC डिक्रीज होगा तो VCE क्या होगा? इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा? हाँ भाई बताइए। रिपीट कर दें। IB डिक्रीज होगा, IC, आप IB को डिक्रीज करेंगे तो IC डिक्रीज होगा, IC डिक्रीज होगा तो VCE पे क्या इफेक्ट आएगा? ये क्या बता रहा है? ये IC डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। गुड। तो देखिएगा, IB डिक्रीज होने की वजह से IC डिक्रीज होगा। आपने कहा ओके, IC ये हो गया, बट बदले में VCE इंक्रीज कर जाएगा। पॉइंट ये आ गई। आप IB को और डिक्रीज करेंगे, ठीक है। एक्चुअली आप इंक्रीज कर रहे हैं, बट ये इसको यहाँ पर नेट इफेक्ट क्या आ रहा है? डिक्रीज आ रहा है। कैसे आ रहा है? याद है आपने इससे पहले ये डायग्राम देखी थी कि ये VBB है, ठीक है, और ये VS सिग्नल है। तो देखिएगा ये क्या करता है, ये VBB को एक्चुअल से इंक्रीज करता है और फिर वापस एक्चुअल VBB हो जाता है, फिर ये VBB को फर्दर डिक्रीज करता है, फिर वापस हो जाता है। आ गया समझ में? ये केस है, ये सिग्नल, ये वाला केस है। ये देखिएगा VBB डिक्रीज हो रहा है तो IB डिक्रीज हो रहा है, ये IB डिक्रीज हो गया, IB और डिक्रीज किया। आप यहाँ पर थे, यहाँ तक आए, IB और डिक्रीज हुआ, IB और डिक्रीज हुआ तो IC और मजीद डिक्रीज हो गया, तो बदले में VCE और इंक्रीज हो गया, और डिक्रीज हुआ IB तो IC और डिक्रीज हो गया, VCE और इंक्रीज हो गया, IB और डिक्रीज हुआ तो IC और डिक्रीज हुआ, और VCE और इंक्रीज हो गया, यहाँ तक कि आप पीक तक आ गए, ठीक है। इसके बाद फिर से आप ऊपर जाना शुरू हुए तो IB अगेन इंक्रीज होना शुरू हो गया, तो IC अगेन इंक्रीज होना शुरू हो गया, और VCE अगेन डिक्रीज होना शुरू हो गया। फिर से आप यहाँ पर आ गए। पता क्या चला कि जब सिग्नल आता है तो ये जो DC ऑपरेटिंग पॉइंट है ये ओसिलेट करती है। क्या करती है ये? हेलो, ये ऑसिलेट करती है। DC ऑपरेटिंग पॉइंट इस DC लाइन पर ओसिलेट करता है। अगर ये सेंटर में होता है तो बाउंड्रीज को टच नहीं करता, करेगा तो दोनों साइड, जब ज्यादा ऑसिलेशन बहुत ज्यादा बढ़ेगी तो दोनों तरफ बाउंड्रीज को टच करके एक्सीड कर जाएगा। कम ऑसिलेशन में बाउंड्री लिमिट से एक्सीड नहीं करेगा। आ गया समझ में? यही अगर ये ऑलरेडी यहां लाया करता और फिर ऑसिलेट करे तो एक साइड पर बाउंड्री से एक्सीड करने लग जाएगा, है कि नहीं है? यहां पर लाया करेगा तो एक्सीड करना शुरू हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट है ना, ये कहलाता है ऑपरेटिंग पॉइंट। क्या कहलाता है? हेलो, ऑपरेटिंग पॉइंट। जब कोई सिग्नल अप्लाई ना किया हो, जस्ट ट्रांजिस्टर को बायस किया हो, उस वक्त आपको IB की, IC की, VCE की तमाम वैल्यूज कुछ ना कुछ मिलेंगी ना, तो वो कहलाती है DC ऑपरेटिंग पॉइंट। स्पेशली आप VCE और IC को नोट करते हैं। आप क्या नोट करते हैं? कहाँ गया ये? आप बोलते हैं कि P out is equal to ICE into VCE. This is called DC ऑपरेटिंग पॉइंट। दिस इज कॉल्ड DC ऑपरेटिंग पॉइंट। जब सिग्नल आता है तो वो इस DC ऑपरेटिंग पॉइंट को ऑसिलेट करता है। क्या करता है? ऑसिलेट करता है। और इसकी बेस पर हमें क्या नजर आता है कि अगर ये ऑसिलेट करते हुए ऊपर की तरफ जाए तो IC इंक्रीज करता है, VCE डिक्रीज करता है।
अगर ये ऑसिलेट करते हुए नीचे की तरफ आए तो आईसी डिक्रीज करता है, वीसीई इंक्रीज करता है कि नहीं है? ऐसे ही है ना? हेलो, सर स्टूडेंट वेटिंग पर उनको ऐड कर लें। जो बात मैंने बताई है वो समझ में आ गई कि नहीं आई? यस सर। तो बिकॉज ऑफ दिस ऑसिलेशन एम्पलीफिकेशन करती है। तो यहाँ पर आप ये देखते हैं कि आईबी में स्मॉल वेरिएशंस इस डीसी पॉइंट को ऑसिलेट करते हैं, ठीक है। और इसकी बेस पर आप ये देखेंगे कि लेट से देखिएगा बेटा कि आईसी पहले यहाँ था, इतना था, बिकॉज ऑफ सिग्नल इतना हो गया, तो ये क्या आ गया, ये चेंज इन आईसी है। तो आप बताएंगे चेंज इन आईबी कॉजेज अ चेंज इन आईसी। इसी तरह वीसीई पहले इतना था, फिर वीसी इतना हो गया, तो ये चेंज वीसीई में आ गया। तो देखिएगा वोल्टेज भी चेंज हो रहा है, करंट भी चेंज हो रहा है। इसी तरह हम कहेंगे पावर चेंज हो रहा है, दिस इज कॉल्ड पावर। ठीक है भाई। हेलो, तो सर हाँ बोले। सर ग्राफ में वीसीई में जो चेंजेस आ रही वो किस तरीके से आ रही वो दोबारा एक्सप्लेन कर दिए कौन से वाले में? यहाँ पर सर। ये जो जी ये मैंने आपके सामने 3 इक्वेशंस लिखे थे, फिर से दोबारा से साफ साफ करके लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को चीजें क्लियर हो जाएं। ये भी यहाँ से मैंने हटा दिया और सर आवाज स्लो आ रही है। हटा दिया। अब सही है? यस सर। ओके, तो ये देखिएगा, दिस इज इनपुट सिग्नल एम्पलीट्यूड, ठीक है, जो आपको अब इसके मुताबिक ये सारी कैलकुलेशंस किसके थ्रू होती? पहली इक्वेशन आपके पास थी आई बी इज इक्वल टू वी बी बी माइनस 0.7 डिवाइडेड बाय आर बी, यही थी। इसके बाद थी आई सी इज इक्वल टू बीटा डी सी इंटू आई बी। फिर आपके पास थी वी सी ई एग्जैक्टली इक्वल टू वी सी सी माइनस आई सी आर सी। सही है? अच्छा, यहाँ पर आपको ये बताना ये था कि बिकॉज ऑफ सिग्नल ये वीबीबी की वैल्यू क्या करती है, नेट वैल्यू वेरी करती है, जिसकी वजह से यहाँ पर सिग्नल में आई बी का वैल्यू चेंज आता है। तो आज जिंदगी है चलो बीमारी सही, आजाब मुतमहिल सही, फरागत न मुयस्सर सही, दौलत नहीं सही, कोई बात नहीं है, उसके हुस्न आंसू तो वैसे अपने साज मैडम माइक म्यूट करें अपना। तो देखिएगा increase in VBB causes increase in IB, increase in IB causes an increase in IC, and increase in IC causes a decrease in, according to this equation, VCE। ये बताया ना? यस सर। तो यहाँ अब इस लाइन पे देखिएगा, जब IC यहाँ था इंक्रीज होकर कितना हो जाएगा, यहाँ इतना हो जाएगा ना। ये देख लीजिए, मैं ब्लू कलर पे आ जाता, हाँ ठीक है, इतना था। आईसी की वैल्यू ये थी, इंक्रीज होके ये हो गई, तो इस लाइन पर पॉइंट कहाँ बना, ये बना। वीसी की वैल्यू डिक्रीज हो गई, तो वीसी की वैल्यू पहले इतनी थी, अब डिक्रीज होके इतनी हो गई। तो गौर से देखिएगा डिक्रीज हो गई कि नहीं हो गई। ये जो लाइन है देखिएगा इधर, ये आमतौर पर जब हम ग्राफ बनाते हैं ना, ये लाइन राइट प्रोपोर्शनल को शो करती है और ये लाइन इनवर्स प्रोपोर्शनल को शो करती है। इसको शो करती है, हेलो, इनवर्स को। According to DC load line, VCE and IC both are inversely proportional. Both are inversely proportional. ठीक है? DC लोड लाइन के आई थिंक आपको इक्वेशन भी याद हो, जो मैंने लास्ट चैप्टर में लिखवाई थी या वहां पर दिखाई थी आप लोगों को। वो क्या थी? वो थी VCC ओवर RC एंड माइनस, ठीक है, ये आपके पास था 1 ओवर RC इंटू VCE, ऐसे ही था ना।
अब ये कांस्टेंट है, ये क्या बन गया? कांस्टेंट। ये बन गया स्लोप, ठीक है। तो ये बन गया, यानी कि ये भी कांस्टेंट है एक किस्म से, ये भी कांस्टेंट है, बच गया VCE। आप VCE की वैल्यू को 0 करते हैं तो IC मैक्सिमम हो जाता है, VCE की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो IC डिक्रीज हो जाता है। अगर VCE एग्जैक्टली VCC से इक्वल हो जाता है, VCC के इक्वल हो जाता है, तो दिस माइनस दिस 0 आंसर आ जाता है, IC 0 हो जाता है। तो इस इक्वेशन के मुताबिक ये बात ट्रू होती है, ठीक है। यस सर, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ये देखिएगा वो इक्वेशन इन्होंने यहाँ पर आई थिंक दिस लोड लाइन, हाँ ये रही जो इक्वेशन ये समझा रहे हैं ना, लगता है मैंने आप लोगों को पहले बता दी थी। और ये जो बात मैंने बताई है देखिएगा, यहाँ ये एक्सप्लेन वही चीज शो करके दिखा रहा है। ये Q1 था, इसने क्या किया, ये देखिएगा ये DC लोड लाइन है, 3 पॉइंट्स हैं Q1 Q2 Q3, ओके। ये देखिएगा BB की कुछ वैल्यू थी BBB की, जिसकी वजह से IB कितना था, 200 माइक्रो एम्पेयर था। कितना था IB बेटा? हेलो, 200 माइक्रो एम्पेयर, और उसकी वजह से IC कितना बना, 20 मिली एम्पेयर। 20 मिली एम्पेयर के मुताबिक ये लाइन बनती है, ऐसे ही है। हेलो, और तो जाहिर है VCE की वैल्यू ये बनती है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो IB था, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन VBB, ये 300 माइक्रो एम्पेयर हो गया, तो बदले में ये 30 माइक्रो मिली एम्पेयर हो गया। तो अब की बार ये पॉइंट यहाँ पर आ गया, तो इसीलिए जो VCE था वो आपका यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये देखिएगा यहाँ 5 और 6 के इन बिटवीन था, यहाँ 3 और 4 के इन बिटवीन आ गया। आपने क्या किया कि VBB को और इंक्रीज कर दिया, तो ये कितना हो गया, 400 माइक्रो एम्पेयर, ये बदले में 50 मिली एम्पेयर, तो ये देखिएगा ये पॉइंट आ गया, ठीक है, ये VCE आ गया। तो आपको नजर आ रहा है। अब इन तीनों पॉइंट्स को एक साथ अगर देखें तो क्या नजर आता है, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? सबसे पहले आप यहां पर थे, सॉरी, सबसे पहले आप यहां पर थे, आपके पास 20 मिली एम्पेयर IC की वैल्यू आई थी, VCE ये था। IB इंक्रीज हुआ तो IC इंक्रीज होकर 30 मिली एम्पेयर हो गया, VCE डिक्रीज होकर इतना हो गया। IB फर्दर इंक्रीज हुआ तो IC इंक्रीज होकर 40 मिली एम्पेयर हो गया, VCE फर्दर डिक्रीज हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हेलो, यस सर, आ रहा है। तो ये जो Q है ये कहलाती है ऑपरेटिंग पॉइंट्स। इसका मतलब ये है कि जब भी ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर वर्क करता है तो ऑपरेटिंग पॉइंट इस लाइन पर स्लाइड करती है। क्या करती है इस लाइन पर? हेलो, ऑपरेटिंग पॉइंट इस लाइन पर क्या करती है बेटा? स्लाइड करती है। और अगर हम चाहते हैं कि एम्पलीफायर प्रॉपरली वर्क करे और मैक्सिमम सिग्नल को एम्पलीफाई करे, तो DC ऑपरेटिंग पॉइंट को कहां होना चाहिए? सेंटर में होना चाहिए ना? कहां होना चाहिए? हेलो, सेंटर में होना चाहिए, इसलिए कि जब सिग्नल आता है वो इसको ऑसिलेट करता है। अगर ये सेंटर में होना चाहिए तो आप मैक्सिमम सिग्नल सेंटर में होना चाहिए सर जी, सेंटर में, इसी सेंटर में होना चाहिए। जब सेंटर में होगी तो जब सिग्नल आएगा ना तो आप मैक्सिमम ऑसिलेशन कर सकते हैं। आप कहेंगे कि मैक्सिमम ऑसिलेशन मतलब कि आप बहुत ज्यादा ऑसिलेट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि काफी हद तक बड़े सिग्नल को आप एम्पलीफाई कर सकते हैं। अगर ये सेंटर में नहीं होगा तो आप छोटे सिग्नल को तो एम्पलीफाई कर सकते हैं, जैसे थोड़ा सा बड़ा सिग्नल आएगा वो ऑसिलेशन को बढ़ाएगा तो ऑसिलेशन क्या करना शुरू हो जाएगी? लिमिट से एक्सीड करना शुरू हो जाएगी। तो आप कहेंगे कि इस सिग्नल से बड़ा सिग्नल आप एम्पलीफाई नहीं कर सकते। इसी तरह अगर ऑपरेटिंग पॉइंट यहाँ कहीं साइड में होगा तो इधर एक्सीड करना शुरू कर देगा। तो अगर आप ये चाहते हैं कि एम्पलीफायर प्रॉपरली वर्क करे और सिग्नल की जो रेंज है वो ज्यादा, मतलब मिनिमम कितना से मिनिमम और मैक्सिमम की रेंज होती है ना, आप कहते हैं कि इसमें 1 मिली माइक्रो एम्पेयर से लेकर 500 माइक्रो एम्पेयर तक के सिग्नल को आप एम्पलीफाई कर सकते हैं। लेट्स से मैं समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। 1 माइक्रो एम्पेयर सिग्नल से लेकर 500 माइक्रो एम्पेयर के सिग्नल तक को आप एम्पलीफाई कर सकते हैं। ऐसा कब पॉसिबल होगा? जब DC ऑपरेटिंग पॉइंट सेंटर में होगा। आपके पास रेंज कितनी ज्यादा है। अगर ये सेंटर में नहीं होगा
फिर क्या होगा? आप कहेंगे कि मैं ज्यादा से ज्यादा 1 माइक्रो एम्पियर से लेकर 100 माइक्रो एम्पियर तक के सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकता हूँ। अगर मैं सिग्नल का इनपुट सिग्नल का एम्पलीट्यूड 100 से बढ़ाता हूँ तो ये एक्सीड कर जाता है किसी भी एक तरफ। समझ में आया कि नहीं आया? हेलो हेलो सर मिड पे भी करेंगे तो भी तो इंक्रीज होगा ना सर? वो भी इंक्रीज होगा, लेकिन आपके पास रेंज ज्यादा हो जाती है ना, आपके पास चेंज लाने की रेंज ज्यादा, वो तो बिल्कुल होगा। देखिएगा क्या सिग्नल किसी भी क्या एम्पलीफायर किसी भी सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकता है? नहीं। आप इससे पहले देख चुके हैं कि जब तक एम्पलीफायर सैचुरेशन में ना जाए, जब तक एम्पलीफायर कट ऑफ में न जाए, तब तक वो काम कर सकता है। इससे पहले देखा कि नहीं देखा? देखा है ना कि जब ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर वर्कआउट करे तो ना तो उसे सैचुरेशन में जाना चाहिए, ना उसे कट ऑफ में जाना चाहिए। ऐसा कब पॉसिबल होगा? जब ये बीच में होगा और इसका ऑसिलेशन यहां से लेकर यहां तक होगा। अब बताइए कितनी रेंज है इसके पास? देखिएगा ऑसिलेशन रेंज ज्यादा है कि नहीं है? हाँ भाई यस सर। ज्यादा है यस। ना, तो ये बड़े सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकता है। अगर ये सेंटर में होगा तो ऑसिलेशन रेंज एक तरफ कम हो जाए। अब यहाँ देखिएगा दोनों तरफ ऑसिलेशन रेंज बराबर थी। सिग्नल तो दोनों तरफ बराबर होता है ना, जितना नेगेटिव में होता है उतना पॉजिटिव में होता है। आपके पास दोनों तरफ रेंज क्या थी बेटा? पॉजिटिव साइड पर और नेगेटिव साइड पर इक्वल रेंज थी। अब अगर ये सेंटर में नहीं होता तो एक साइड की रेंज क्या हो जाती है? कम हो जाती है, कट ऑफ होके कम हो जाती है, जिसकी वजह से एक साइड पर सिग्नल डिस्टॉर्ट होना शुरू हो जाता है। क्या हो जाना शुरू हो जाता है? डिस्टॉर्ट होना शुरू हो जाता है। ये चीज देखिएगा, यहाँ पर वही बात एक्सप्लेन की है जो इससे पहले हमने देखी ना। ये देखिएगा ये सिग्नल है, इस सिग्नल की वजह से जाहिर है कि जो ओवरऑल इम्पैक्ट है यहाँ पर ज्यादा आ रहा है। तो यहाँ बता दिया कि ये वीबी भी था, ओके, इसकी वजह से आई बी क्यू करंट था। ठीक है, ये इसका मतलब है क्यू पॉइंट पर बेस करंट था जब सिग्नल आया, और उसकी वजह से क्यू पॉइंट पर कलेक्टर करंट था, क्यू पॉइंट पर वीसीई की वैल्यू थी। तो ये क्यू पॉइंट बता दिया इसने। क्या बता दिया? हेलो, आप कहेंगे सर स्टूडेंट्स को क्लास में इन करना। आप कहेंगे कि सर ये तो सेंटर में नहीं है, सर कितनी कहेंगे? एक्चुअली क्यू पॉइंट सेट होता है किससे? देखिएगा इधर, क्यू पॉइंट को सेट करने में कितने चीजों का रोल होता है? आरसी की वैल्यू, बीटा डीसी की वैल्यू, आपके पास आर बी की वैल्यू, वीबीबी की वैल्यू एंड वीसीसी की वैल्यू। ये सब मिलकर क्यू पॉइंट को सेट करती हैं, और हमारी ये सब वैल्यू इस तरह से सेट होनी चाहिए कि क्यू पॉइंट सेंटर में आए। अब ये तो आपको एक्सप्लेन कर रहा है, समझाना चाह रहा है। ये कह रहा है कि करंटली जो वैल्यूज यहाँ पर पुट की गई हैं, वीसीसी 10 वोल्ट है, वीबीबी 3.7 वोल्ट है, ठीक है, आरबी की वैल्यू गिवन है, आरसी की वैल्यू है, बीटा डीसी वैल्यू गिवन है। तो इस केस में आपके पास देखिएगा आई बी, ये क्यू पॉइंट के लिए जो बेस करंट बनता है वो बनता है 300 माइक्रो एम्पेयर। इस पर 300 माइक्रो एम्पेयर पर क्यू कलेक्टर करंट बनता है 30 मिली एम्पेयर, और वीसीई बनता है 3.4 वोल्ट। ये वैल्यू आ रही है, ठीक है बेटा। अब जब ये सिग्नल इस वीबीबी को 3.7 से इंक्रीज करेगा तो आईबी जाहिर है 300 माइक्रो एम्पेयर से इंक्रीज होगा, 400 माइक्रो एम्पेयर तक चला जाएगा। लेट्स से समझाने के लिए, तो बदले में ये भी 40 मिली एम्पेयर तक आ जाएगा, ठीक है, और बदले में वीसीई भी कम हो जाएगा। ये देखिएगा यहाँ से यहाँ तक आ गया। आप कहते हैं कि अच्छा ये जो सिग्नल था इसको डिक्रीज भी तो कर सकता था। लेट्स से इसने डिक्रीज किया और इसकी वजह से ये जो करंट है, बेस करंट जो था, ये 200 माइक्रो एम्पेयर हो गया, तो बदले में ये 20 मिली एम्पेयर हो गया, ये वीसीई और बढ़ गया। तो ये देखिएगा, तो इसका मतलब क्या है कि ओसिलेट कर रहा है। क्या कर रहा है? ओसिलेट कर रहा है। चूंकि अभी तक ये थ्रेशोल्ड पर नहीं पहुंचा, सॉरी लिमिट को एक्सीड नहीं किया, तो सिग्नल भी डिस्टॉर्ट नहीं हुआ, सिग्नल भी डिस्टॉर्ट नहीं हुआ। फिर दूसरा क्या शो किया गया कि दिस करंट वैल्यू वाज अगेंस्ट 300 माइक्रो एम्पेयर, दिस करंट वैल्यू आईसी वैल्यू वाज अगेंस्ट 400 माइक्रो एम्पेयर आईबी, दिस आईसी वैल्यू वाज अगेंस्ट 200 माइक्रो एम्पेयर आईबी। ठीक है ना, ये एक्सप्लेन किया है। अब देखिएगा
हाफिज, हेलो बेटा, माइक म्यूट रखें अपना। तो साथ में आप देख सकते हैं कि आईसी और वीसी दोनों का बिहेवियर दिखाया। इसने क्या बताया कि जब क्यू पॉइंट पर था तो दिस वाज आईसी, ये आईसी की वैल्यू थी, दिस वाज वीसीई, ये सेंटर में था। जब आईबी इंक्रीज हुआ तो आईसी इंक्रीज हुआ, वीसीई डिक्रीज हुआ, आईबी डिक्रीज हुआ तो आईसी डिक्रीज हुआ, वीसीई अगेन इंक्रीज हुआ, आईबी फर्दर डिक्रीज हुआ तो आईसी फर्दर डिक्रीज हुआ, वीसीई फर्दर इंक्रीज हुआ, आईबी अगेन इंक्रीज हुआ तो आईसी अगेन इंक्रीज हुआ, वीसीई अगेन डिक्रीज हुआ। ठीक है, तो आपने देखा कि ये करंट एम्प्लीफिकेशन, ये वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन और इनका ओवरऑल बिहेवियर आप यहां देख सकते हैं। कितने लोगों को समझ में आया? हेलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर, आ रहा है। आ रहा है। तो ये आपने एम्प्लीफिकेशन देखी, लोड लाइन भी देखी और ऑपरेटिंग पॉइंट का की इंपॉर्टेंस भी आपने देखी। समझ में आई कि नहीं आई? ऑपरेटिंग पॉइंट अगर सेंटर में होगा तो उसका क्या एडवांटेज होगा और क्या साइड सेंटर में नहीं होगा तो क्या डिसएडवांटेज होगा, ये देखिएगा। यहाँ पर यही चीज एक्सप्लेन की गई है आपके सामने। डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट सेंटर में नहीं था, डिस्टॉर्शन आ गया, आया कि नहीं आया बेटा? हेलो हेलो, यस सर। देखिएगा आईसी की वैल्यू सैचुरेशन से एक्सीड कर गई, सैचुरेशन से एक्सीड कर गई। वीसीई 0 से कम हो ही नहीं सकता, कभी भी नेगेटिव में चला गया। अगर क्यू पॉइंट सेंटर इस साइड पर है तो इससे क्या होगा, आईसी की वैल्यू नेगेटिव में चली जाएगी, जो कि कभी हो नहीं सकती। वीसीसी से एक्सीड कर गया, जो कि कभी हो नहीं सकता। बेहतर क्या है? बेहतर ये है, आप कहेंगे सर तो ये दोनों साइड पे एक्सीड कर रहा है, तो भाई यहाँ पर रेंज भी तो दोनों साइड पे ज्यादा है। जो आपको बताने का मकसद है, ये देखिएगा, ये मैंने लाइन लगाई, ठीक है, ये लाइन लगाए, क्या दोनों तरफ रेंज बराबर है? इधर रेंज बराबर है, इधर डिस्टॉर्शन आ गया, क्योंकि रेंज को तो यहाँ तक जाना था, नहीं जा सके। इधर देखिएगा, रेंज को यहाँ तक आना था, नहीं आ सके। लेकिन यहाँ पर देखिएगा दोनों तरफ रेंज बराबर है, तो आप आपके ज्यादा बड़े सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकते हैं। किसी भी एम्पलीफायर का एक और पैरामीटर होता है, वो कहलाता है मैक्सिमम सिग्नल टू बी एम्पलीफाइड बाय दैट एम्पलीफायर। एक सिग्नल, जिस तरह आप देखते हैं ना कि आपके पास मार्केट में जाते हैं शॉपिंग करने, वेट स्केल होते हैं, सब्जी वाले के पास अलग होता है, गोल्डस्मिथ सोनार के पास अलग होता है कि नहीं होता? आजकल तो कंप्यूटराइज्ड हैं, तो उस वेट स्केल की लिमिट होती है कि नहीं होती? हाँ भाई, एक मैक्सिमम लिमिट होती है, एक मिनिमम लिमिट होती है, यानी कि इन दोनों से पता चलता है रेंज क्या है उसकी। आपने लोअर क्लासेस में लीस्ट काउंट तो सुना होगा, स्पेशली क्लास 9-10 में। यस सर। हर एपरेटस का एक लीस्ट काउंट होता है, यानी कि लीस्ट काउंट बताता है कि वो लीस्ट वैल्यू क्या है, वो लीस्ट क्वांटिटी क्या है जिसे ये सेंस कर सकता है, जिसे ये ऑब्जर्व कर सकता है। ओके, वो कहलाता है लीस्ट काउंट। अब आपको मैंने बता दिया कि आप सब्जी वाले के पास गए, सब्जी वाले का तराजू क्या 1 ग्राम का डिफरेंस नोट कर सकता है? नो सर। एटलीस्ट उस बेचारे के पास सबसे छोटा जो वजन वो 50 ग्राम का होता है, ऐसे ही है ना? यस सर। जो बात है गए तो हद से ज्यादा चले गए तो मेरे ख्याल में उसने कोई पत्थर वत्थर तोड़ के रखा होता है, वो आधा चटांग का होता है। जी जी, सही बात। यस सर। कम को वो कंसिडर ही नहीं करता, उसका जो लीस्ट काउंट है वो 50 ग्राम है, उससे कम का उससे पता भी नहीं चलेगा, वो सेंस ही नहीं कर पाएगा, वो कहेगा जाने दो। ऐसे ही होता है कि नहीं होता? लेकिन अगर आप गोल्डस्मिथ के पास चले जाएं और वो कहे कि 50 ग्राम सोना इधर से उधर हो जाए, वो जाने देगा? नो सर, कभी भी नहीं सर। ठीक है, वो तो बेटा माइक्रोग्राम तक जाएगा वो।
यस सर। ठीक है ना, उसका लीस्ट काउंट और कम होगा। ठीक है, इतना लीस्ट काउंट कम होता है उतना सेंसिटिविटी बढ़ती जाती है। लेकिन जो सब्जी वाला है उसके पास आप ज्यादा, उसके तराजू में एक साथ आप 5 किलो टमाटर तुलवा लेंगे, 5-6 किलो होता है कि नहीं होता, वो रख देता है ना। यस सर। क्या सोनार के उसी तराजू पे आप 1 किलो सोना तुलवा लेंगे एक साथ बंच? वो कहेगा नहीं, खराब हो जाएगा ये। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। तो हर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की रेंज होती है, एक मैक्सिमम रेंज और एक मिनिमम लिमिट होती है। मैक्सिमम लिमिट, मिनिमम लिमिट। जब लिमिट से एक्सीड करते हैं, लोअर साइड पे एक्सीड करते हैं तो पता ही नहीं चलता, अपर साइड पे एक्सीड करते हैं तो इंस्ट्रूमेंट ही टूट जाता है या खराब हो जाता है। ठीक है, सब्जी वाला बेचारा वो 5 किलो की उसका तराजू होता है, अगर उस पर आप 10 किलो नोट एक साथ वजन करेंगे तो खराब हो जाएगा उसका तराजू। वैसे 2 साल चलना था, वो 5 महीने में खराब हो जाएगा, उसे नया लेना पड़ेगा। यस सर। ठीक है, तो इसी तरह ये जो एम्पलीफायर्स होते हैं इन पर भी, इनका भी एक पैरामीटर होता है। वो पैरामीटर क्या होता है? मैक्सिमम सिग्नल टू बी एम्पलीफाइड बाय दैट एम्पलीफायर। अब आ गया समझ में कि वो कितने बड़े सिग्नल को वो एम्पलीफाई कर सकता है, कितने बड़े सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकता है। अगर क्यू पॉइंट सेंटर में होता है तो उस सिग्नल की वैल्यू ज्यादा होती है, और अगर क्यू पॉइंट सेंटर में नहीं होता तो उस सिग्नल की वैल्यू कम होती है। अब आ गया समझ में कि नहीं आया? यस सर। ठीक है, तो क्यू पॉइंट की ये इंपॉर्टेंस है कि अगर वो सेंटर में नहीं होगी, डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट सेंटर में नहीं होगा, तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस एक ही चीज इफेक्ट होगी, मैक्सिमम सिग्नल टू बी एम्पलीफाइड। पहले आप कह रहे थे कि पहले आपकी नजर में, आप वहां पर जो यहाँ मैंने ऊपर लिखा था ना समझाने के लिए, कहाँ लिखा था? हाँ, यहाँ लिखा था कि पहले आप उसके पास, यानी कि देखिए दोनों साइड में मिनिमम रेंज तो वही 1 माइक्रो एम्पियर है। पहले आप 500 माइक्रो एम्पियर तक के सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकते थे, अब आप 100 माइक्रो एम्पियर से ऊपर के सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं कर सकते, इसलिए कि डिस्टॉर्शन आ जाता है। मेरे ख्याल से आप कोई कंफ्यूजन रहना नहीं चाहिए। अगर फिर भी रह गया तो मैं फर्दर एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बताइएगा। ठीक है सर। क्लियर हो गया? हेलो, जी सर। चलिए फिर आगे चलते हैं। ये भी एक्सप्लेन हो गया। ये एक अदद सिग्नल है और न्यूमेरिकल है, देखते हैं इसमें क्या पूछा है। डिटरमाइन द क्यू पॉइंट फॉर द सर्किट। आपने क्यू पॉइंट बताना है। ठीक है, ये सर्किट है, इसमें फिलहाल कोई सिग्नल नहीं दिया गया, तो आपने बताना है कि इसका क्यू पॉइंट क्या है, डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट है क्या। तो ये जो सर्किट में वैल्यूज हैं इनके मुताबिक बीबीबी भी गिवन है, वीसीसी भी गिवन है, आरबी भी गिवन है, आरसी भी गिवन है, एंड आई थिंक बीटा डीसी भी गिवन है। न्यूमेरिकल में हम बीटा डीसी भी गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये फार्मूला अप्लाई किया। करंटली 198 माइक्रो एम्पियर आईबी की वैल्यू बनती है, इसके मुताबिक 39.6 मिली एम्पियर आईसी की वैल्यू बनती है, एंड 6.93 वोल्ट वीसीई की वैल्यू बनती है। तो ये दोनों जो पॉइंट्स हैं, दीज आर कॉल्ड ऑपरेटिंग पॉइंट्स, क्यू पॉइंट्स। ठीक है, ये देखिएगा, ये रहे, वही लिखा हुआ है करंट। Yes, sir. ये जो वैल्यूज हैं, हम ये कहेंगे कि दिस ट्रांजिस्टर इज नॉट प्रॉपर्ली बायस्ड, ये सही से बायस नहीं किया हुआ। क्यों? जो आपने बायसिंग की है इसके मुताबिक क्यू पॉइंट सेंटर में नहीं बैठ रहा। तो कहाँ बैठना चाहिए इसको? इसको सेंटर में आना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिएगा, इसके मुताबिक ये क्या कह रहा है? डिटरमाइन द मैक्सिमम पीक वेरिएशन ऑफ द बेस करंट एज फॉलोज। यानी कि वही यहाँ इसने पूछ लिया कि मैक्सिमम आप जो है, मैक्सिमम कितना बड़ा सिग्नल इसके थ्रू एम्पलीफाई कर सकते हैं। क्या गया ना? डिटरमाइन द मैक्सिमम पीक वेरिएशन ऑफ द बेस करंट एज फॉलोज। तो आपने क्या किया, आपके पास आईसी की वैल्यू मैक्सिमम है, कितनी है?
ये बताइए इसने 21 मिली एम्पियर कहां से निकाल लिया? कुछ समझ में आ रहा है? ये देखिएगा आईसी की मैक्सिमम वैल्यू थी, सैचुरेशन थी 60.6, क्यू पॉइंट की वैल्यू क्या है 39.6, दोनों को कट करें क्या आ जाएगा 0.10, कैरी 10 से 9 कट किया 1, 5 में से 3 कट 1 2, तो कितना वेरिएशन है अपसाइड पे? अपसाइड पे जो वेरिएशन है वो है 21 मिली एम्पियर का, डाउन साइड पे वेरिएशन है 39 मिली एम्पियर का। तो जाहिर है कि 39 थोड़ी हम कंसिडर करेंगे, हम तो जो अगर डाउन साइड पे लोअर होता तो वो कंसिडर करते हैं। तो हम तो जो शॉर्ट यानी कि इस तरफ डिस्टॉर्ट होना उस तरफ की रेंज देखेंगे, इस तरफ डिस्टॉर्ट होगा ना, तो हमने इस तरफ रेंज देख ली 21 माइक्रो एम्पियर, 21 मिली एम्पियर आया, तो आपने 21 मिली एम्पियर की वैल्यू यहाँ पर अप्लाई की 200 के थ्रू, आपको पता चल गया कि आप बेस करंट की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ तक इंक्रीज कर सकते हैं 105 माइक्रो एम्पियर तक इंक्रीज कर सकते हैं। करंटली कितनी है अकॉर्डिंग टू दिस न्यूमेरिकल? करंटली आपके पास ये क्या, ये दूसरा न्यूमेरिकल है, अच्छा करंटली आपके पास इस न्यूमेरिकल के मुताबिक 190, सॉरी ये दूसरा न्यूमेरिकल है, लगता है मैं दूसरे न्यूमेरिकल में चला गया एक साथ, ठीक है नहीं चीज तो वही है, ओके 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 39 39.6, ठीक है अच्छा ओके 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 ठीक है बेटा देखिएगा इधर, हेलो हेलो, जी सर। ये 105 बेस करंट की वैल्यू नहीं है, ये चेंज है। ये क्या है? इस तरह आपको पता चला था ना कि आईसी में कितना चेंज ला सकते हैं मैक्सिमम। आईसी में आप मैक्सिमम 21 मिली एम्पियर का चेंज ला सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। जब आईसी में मैक्सिमम 21 मिली एम्पियर का चेंज ला सकते हैं तो बदले में आईबी का चेंज कितना बनेगा? ये बनेगा 105 माइक्रो एम्पियर। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास आईबी की वैल्यू कितनी है 198 माइक्रो एम्पियर है, तो इसमें आप प्लस माइनस 105 माइक्रो एम्पियर तक का चेंज ला सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। इसमें आप प्लस माइनस 105 माइक्रो एम्पियर तक का चेंज ला सकते हैं, मतलब 105 माइक्रो एम्पियर तक इसे डिक्रीज कर सकते हैं एंड 105 माइक्रो एम्पियर तक इसे इंक्रीज कर सकते हैं। डिक्रीज तो और ज्यादा भी कर सकते हैं बट इंक्रीज ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन आपको पता है सिग्नल तो दोनों तरफ बैलेंस होता है। सिग्नल ये जीरो लाइन होती है ना, इसके ऊपर नीचे बराबर होता है, इसलिए हमने 105 माइक्रो एम्पियर की रेंज ली है। ये न्यूमेरिकल था। और अब आते हैं हम असल पॉइंट की तरफ। इस टॉपिक में सिर्फ आपको एक ही बात समझाई गई। वो बात क्या समझाई गई कि आप एम्पलीफायर से बड़ा सिग्नल एम्पलीफाई करना चाहेंगे, और ऐसा करने के लिए जो ऑपरेटिंग पॉइंट है, डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट है, वो सेंटर में होना चाहिए। अगर गौर से देखें तो आज के लेक्चर का अभी तक जो डिस्कस किया यही निकलता है ना, उसको अगर आप उसका एक्सट्रैक्ट निकालें, निचोड़ निकालें, वो क्या है कि जब भी कोई एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर वर्क करता है तो उसका ऑपरेटिंग पॉइंट सेंटर में होना चाहिए, ताकि वो किसी भी साइड पर किसी भी एक तरफ ना हो, क्योंकि सिग्नल डिस्टॉर्ट हो जाएगा। तो ऑपरेटिंग पॉइंट आपको सेंटर में रखना होता है, और ये ऑपरेटिंग पॉइंट तय करने के लिए आपको ट्रांजिस्टर को प्रॉपर्ली बायस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? बायस करना पड़ता है। ये देखिएगा 2 ईएमएफ सोर्स लगाने पड़ते हैं। क्या हर बार 2 ईएमएफ सोर्स लगाने पड़ेंगे? मे बी नॉट। इसका मतलब ये है कि ट्रांजिस्टर को बायस करने के एक से ज्यादा वेज होंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक ही आपका ये है, ये बायस सर्किट्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पर आ गया वोल्टेज डिवाइडर बायस। ये देखिएगा ये ट्रांजिस्टर को बायस किया हुआ है। अब की बार इसने 2 पावर सप्लाई नहीं लगाई हुई, एक ही पावर सप्लाई लगाई हुई है। सही है? हेलो
यस सर। ठीक है, मेरे ख्याल में मुझे रोक देना चाहिए आप लोग। यस सर। चलें, ओके।